इसराइल के पास कम से कम 100 न्यूक्लियर हेड्स है। अगर कल का किसी में अटैक भी कर रहा है इसराइल के इंस्टॉलेशन में, वी विल ऑल सफर। तो नोबडी वांट अ वॉर। ये बंद करना चाहिए हर हालत में। इंटरनेशनल कम्युनिटी जिम्मेदारी है उसके लिए, रुकने के लिए हर हालत में। उसके प्रॉक्सीज हौती, हिजबुल्ला और हमास ये सारे टूट पड़ते हैं। शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं। और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइजेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए। हमास और हिजबुल्ला के साथ सीधी लड़ाई के बीच इजराइल ने सीरिया में भी कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक एयर स्ट्राइक सीरिया में एक रूसी एयरबेस के नजदीक की गई। सीरिया स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी एयरबेस के नजदीक हथियारों के एक डिपो को इजराइल ने निशाना बनाया है। यह घटना गुरुवार तड़के सुबह की बताई जा रही है। सीरिया के तटीय इलाके में बसे जबले शहर में इजराइल ने बमबारी की। दावा किया जा रहा है कि हमले के 40 से 50 मिनट बाद सीरियाई एयर डिफेंस फोर्सेज और रूसी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई भी की। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि सीरिया के लटाकिया प्रांत के उत्तर पश्चिमी इलाके में हमेयम एयरबेस पर यह सीरिया में रूस का सबसे बड़ा एयरबेस है। इसी एयरबेस के पास मौजूद एक डिपो पर इजराइल ने सुबह करीब 3:55 से 4:41 तक बमबारी की। सीरियाई एयर डिफेंस ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी मिलिट्री की मदद से 50 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया था। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों के जरिए सीरिया के लटाकिया, जबले और टाट्स को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस हमले को लेकर अब तक रूस की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान और रूस एक दूसरे के करीबी माने जाते हैं। ईरान और रूस एक दूसरे को लंबे समय से हथियारों की सप्लाई भी करते आ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की आग रूस तक भी फैलने का डर है। वहीं सीरिया में इजराइल की मौजूदा कार्रवाई को लेकर बताया जा रहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला तक हथियारों की खेप को डिलीवरी करने से रोकने के लिए एयर स्ट्राइक की है। बताया जाता है कि आमतौर पर ईरान सीरिया की तरफ से ही हिजबुल्ला तक हथियारों की खेप पहुंचाता है। बता दें हाल ही में ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थी। उसने इजराइल के मिलिट्री बेस और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर यह हमला किया था। ईरान ने हमले को लेकर दावा किया था कि उसकी 90% मिसाइलें तय ठिकानों पर गिरी थी। वहीं हमले से इजराइल में ज्यादा नुकसान होने की बात अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दी है। ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। खुद की रक्षा करने और दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे मजबूत संकल्प को ईरानी शासन नहीं समझता है। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले को लेकर दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ की है। हालांकि ईरान के हमले के बावजूद लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल का जमीनी ऑपरेशन जारी है। वहां एक के बाद एक हिजबुल्ला के सीनियर नेताओं का इजराइल खात्मा करते भी नजर आ रहे हैं। 7 लाख लोग हैं अभी तक फलस्तीन के अंदर में रहते, तो अभी इजराइल में कहाँ फेंकने के लिए। अभी तक फिलहाल में एक गाजा 1 साल हो गया था, पूरा देश खराब कर दिया, पूरा स्ट्रिप खराब हो गया, काफी लोग मारा था। और ये लोग कहाँ जाएंगे? 25 लाख लोग के कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम लोग कहने के लिए जब तक प्रधानमंत्री के उनकी युद्ध चलता रहेगा, उनकी जो कुर्सी में बैठने के लिए उनकी जगह जमीन है उनकी बैठने के लिए, इसलिए वो प्रोलोंगेशन ऑफ द वॉर फॉर उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ में गया था लिबानन, फॉर उनके लिए अभी तक ईरान भी अटैक हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रीजनल वॉर मांग रहे। जिस वक्त में अमेरिकन वो ड्रैग अमेरिकन करने के लिए ईरान में उन्होंने इंतकाम किया था, जिस वक्त इजराइल में उन्होंने सीरिया के अंदर वो उसका काउंसिल थे तोड़ दिया था और दोनों उनका डिप्लोमेट थे और ऑफिशियल भी मार दिया था, तो रिटेलिएट भी किया, इंतकाम किया था इसराइल के ऊपर। इसराइल फिर किया था उन्होंने, फिर अभी तक इसराइल इस्माइल हनिया मार दिया था, ईरान के अंदर में मारा था। तो इसका ये फलस्तीनी वाली लीडर है और अभी के हिजबुल्लाह वाले के लिए हसन नसरुल्लाह में मारा। तो इसलिए ईरान कह रहे हमको डिप्लोमेटिक पेशेंस किस चीज के लिए,
सब्र किसके लिए रखने के लिए? अगर ये सरकारें रुकते भी नहीं है, हमको इंतकाम किया था, उन्होंने इसलिए अटैक किया था कल, सिर्फ मिलिट्री बेसिस जो इंटेलिजेंस भी है, इसराइल का इंटेलिजेंस भी है, जो उनका मोसाद है, जो 9,900 वाली यूनिट है, 8,200 यूनिट है, एयरपोर्ट भी, सब कुछ टारगेट मिलिट्री टारगेट किया था। और ईरान खुद बताया था अगर इसराइल दोबारा फिर अटैक हो रहा है, इस बार हमको इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन है और इनके पूरे देश में डबल अटैक कर रहा है। लेकिन इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं, किसी के देश में, किसी के शहर में, जो लोग यहाँ पर वेस्ट एशिया में रहने वाले, किसी को मानते भी नहीं युद्ध के लिए, हम सबको कह रहे शांति करो और शांति बैठो, सोल्यूशन हल मसला का दे दो। लेकिन इजरायली वो प्राइम मिनिस्टर मना कर रहा है, कह रहे आई एम गोइंग टू अटैक, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन पीपल। इसलिए तो शुरू हो रहा है, और प्रोवोकेशन, कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन तो परमानेंट हो रहेगा ना। यूएस रोल में बिल्कुल आंख बंद कर दिया था। इलेक्शन में जा रहे, उन्होंने खुद बताया था, नेतन्याहू खुद बताया था, प्रधानमंत्री उन्होंने खुद बताया था राष्ट्रपति अमेरिकन में, हमको निगोशिएशन नहीं है और गाजा स्ट्रिप बंद नहीं कर रहा है, और हमको ये तो प्रिजनर एक्सचेंज नहीं हो सकता अगर हमारे थर्म नहीं लगा देंगे, जो हम लोग शर्त लगा देंगे, हमास डिसमेंटल नहीं हो रहा है, हम तो रुकते भी नहीं। तो इसलिए ये तो चल रहा रहेगा। अमेरिकन बिल्कुल आंख बंद कर रहे, डिप्लोमेटिकली ब्लाइंडली आंख बंद कर रहे, सारे इजराइल जो कहते तो ठीक करने के लिए। और लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के सुनते, जो अमेरिकन बाइडेन में यूएन जनरल असेंबली बात कर गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुद बताया था वी वांट टू स्टेट सोल्यूशन, लेकिन एक ही आंख में, दूसरे आंख में कह रहे इजराइल कंटिन्यू द वॉर ऑन द पैलेस्टीनियन। तो टू स्टेट सोल्यूशन कहाँ है? इसलिए अमेरिकन इलेक्शन पूरा से अभी तक, आप समझ लो 40 दिन में, जिस वक्त इलेक्शन में आ रहे 2 महीने के बाद अभी तक होने वाले, तो कोई रुकते नहीं है। अमेरिकन रूल विल बी जस्ट लाइक अ पपेट, कुछ नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ उनके लिए जो इजराइल मानते, जो उन्होंने रुका है, या रिपब्लिकन भी है या डेमोक्रेटिक वाली, दोनों को तरफ एक उन्होंने एक कहानी भी है हमारा, जो नेतन्याहू खुद उनकी ट्रंप के साथ, जो पहले वाला प्रधानमंत्री में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, और ट्रंप खुद डील किया था। वो खुद ट्रंप कह रहे इजराइल एक बहुत छोटा देश है, उसके बढ़ने के लिए तैयार है। बढ़ने के लिए तैयारी क्या होता है? मतलब दे वांट टू अनेक्स वेस्ट बैंक, और गाजा स्ट्रिप कब्जा कर दिया था पूरा, अभी तक शिबा फार्म, अभी तक लिबानन में जा रहे। तो इसका क्या मकसद होता? इसका मकसद ये की है एक्सपेंशन, सेटलमेंट और कोलोनाइजेशन। ये अमेरिकन पॉलिसी है। अमेरिका इज पार्टनर विद इजराइल इन दिस वॉर गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया। लेकिन चीजें किस तरह से आपको लगता है कि पटरी पर वापस आ सकती हैं, और साथ साथ क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके देखने ये बहुत खतरनाक युद्ध है वहां पर, अगर रीजनल वॉर है। आप याद रखना, इजराइल के पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। अगर उन्होंने कल भी यूज, टेक्निकल न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के ऊपर यूज भी कर सकता है, या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ सिविलियन यूज, ईरान भी अटैक हो रहा है, तो ईरान विल रिटेलिएट। उसका दैमूमा जो न्यूक्लियर थे, अभी इजराइल के पास एक 100, कम से कम 100 न्यूक्लियर हेड्स है। अगर कल का किसी में अटैक भी कर रहा है इजराइल इंस्टॉलेशन में, वी विल ऑल सफर। तो नोबडी वांट अ वॉर। ये बंद करना चाहिए हर हालत में। इंटरनेशनल कम्युनिटी जिम्मेदारी है उसके लिए, रुकने के लिए, हर हालत में रुकने के लिए, और आप टेबल में बैठने के लिए बातचीत करो, खत्म करो। देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल नहीं हो रहा है, मिलिट्री सोल्यूशन हल का कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अमेरिका की एड के बगैर इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े कि ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकॉनमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकॉनमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएँ।
और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह, या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इजराइल पे काबू नहीं पा सकते, इजराइल की शक्ति सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है, इजराइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को री एस्टैब्लिश करने के लिए। सर, इसके कूटनीतिक मायने किस तरह से देखे जाएं वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, क्या इंडिया? देखिए साहब, कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज, हौती, हिजबुल्ला और हमास, ये सारे टूट पड़ते हैं, शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं, और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइजेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए, इजराइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? क्या तुर्की और इजराइल मिलकर कुछ करेंगे? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा? अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ, और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए? लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे, और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीज़न का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे, तहस नहस क्या कहते कर दी है दुनिया। वो रशिया यूक्रेन बर्बाद कर दिया है, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट की बर्बादी हो गई है, गाज़ा स्ट्रिप में, लेबनान में हो रही है, और देशों में हो रही है, और ये तो लड़ाई कम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे।